हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक सिद्धांत, या यूँ कह लो नीति निर्देशक तत्व। अंग्रेजी में हम इसे डायरेक्ट प्रिंसिपल कहते हैं, जो देश के सरकारों को दिया गया है। देश के सरकारों का ये क्या कहने का मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि देश में जितने भी सरकारें हैं, केंद्रीय स्तर की, राज्य स्तर की या स्थानीय सरकार स्तर की, इन सभी सरकारों को नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। अब नीति निर्देशक तत्व होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो यह वह महान सिद्धांत है जो देश के सभी सरकारों को दिया गया है, और इस सिद्धांत में इन सरकारों के लिए नैतिक निर्देश होता है। इस निर्देश से राज्य सरकारों को दिशा निर्देश होता है कि उनको किस क्षेत्र में किस तरह से काम करना चाहिए, और इस तरह से देश को लोक कल्याणकारी और अधिक बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में अनुच्छेद स्थापित किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, और हमने इस सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिए थे, और आयरलैंड ने स्पेन से लिया है, ये याद रखिएगा। स्पेन से आयरलैंड ने लिया और आयरलैंड से हमने लिए। अब आपको पता ही है कि इस सिद्धांत को अपनाने से भारत को और लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में सहायक मिलता है। इस सिद्धांत में राज्य सरकारों के लिए कुछ आदर्श और उद्देश्य हैं, और इसी उद्देश्यों को लेकर राज्य सरकार नीतियाँ, कार्यक्रम, योजनाएं आदि बनाता है, ध्यान में रख करके। नीति निर्देशक तत्व को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, और चौथा है विविध सिद्धांत, जो चौथा उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। शुरू के जो 3 हैं सिद्धांत वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक सिद्धांत में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड देखते हैं। हमारा देश अंग्रेजों का लगभग 200 सालों से गुलाम था, और उन्होंने इन 200 सालों में हमारा आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा शोषण किया, जिससे हमारा सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गया। हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उन्होंने पूरी तरह से दोहन किया है और अपने देश का विकास किया। और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय देश की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय था। देश में भुखमरी, बेरोजगारी और आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक स्थिति में विकास करना, सुधार लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आज़ादी के बाद। इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांत में सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत की व्यवस्था किया गया। अब इसका सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि सभी को आजीविका कमाने का अवसर समान रूप से दिया जाना चाहिए, ताकि देश के सभी लोग अपना विकास समान रूप से कर सके। यानी कि सभी को रोजगार चुनने की बात किया जा रहा है कि सभी को स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए, सिवाय गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। दूसरा, देखो, हम काम पे तो चले जाते हैं, महिला हो या पुरुष हो, लेकिन महिला और पुरुष जब एक पद पे काम करता है ना, तो दोनों को समान सैलरी नहीं मिलता है, समान कार्य के लिए भी। तो ऐसे में प्रावधान किया गया है कि समान कार्य के लिए महिला और पुरुष हो या कोई भी हो, तो समान कार्य के लिए समान वेतन ही दिया जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर रोजगार पाना है तो शिक्षा जरूरी है। तो भारतीय संविधान में सरकारों के लिए निर्देश दे दिया गया नीति निर्देशक तत्व में कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाए, ताकि देश का शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा तो रोजगार का अपने आप ही सृजन होगा, निर्माण होगा। दोस्तों, चौथा पॉइंट है राज्य में काम व शिक्षा के लिए बेहतर प्रावधान किया जाए। मैंने ऊपर रोजगार की बात कर लिया शुरू के 2 पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में मैंने शिक्षा की बात किया, और चौथा पॉइंट में दोस्तों देखो कि इसमें कहा जा रहा है कि काम और शिक्षा दोनों में ही ना बेहतर प्रावधान किया जाना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ देश में जो बेरोजगारी है, वृद्धावस्था, बीमारी आदि में ना सरकारी मदद दिया जाना चाहिए, यानी पेंशन की बात चल रहा है यहाँ पे, और कई राज्यों में ऐसा हो भी रहा है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है।
राज्य में समानता लाने के लिए सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाया जाना चाहिए, ये निर्देश दिया गया है। और देश के संसाधनों का समान रूप से विभाजन किया जाना चाहिए, ऐसा निर्देश है। तो समान रूप से विभाजन का मतलब क्या है संसाधनों का? तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में देश के संसाधनों के द्वारा जो भी वस्तुएं एवं सेवाएं बनती है तो उसका उपभोग अमीर वर्ग ज़्यादा करते हैं और गरीब वर्ग कम कर पाते हैं, क्योंकि अमीर वर्ग के पास पैसों की कमी नहीं है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं, छोटी छोटी से लेकर बड़े बड़े चीज़ों तक खरीद सकते हैं। लेकिन गरीब वर्ग की बात करें तो वो अपनी सामान्य ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर पाती है। तो इसीलिए देश में संसाधनों का समान रूप से बंटवारा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए सरकार को कुछ व्यवस्था किया जाना चाहिए, जैसे कि उद्योगों पर टैक्स लगाया जाए, उनको सस्ता कर दिया जाए सामान को। तो ऐसे में देश के अमीर वर्ग के साथ साथ गरीब वर्ग भी इन संसाधनों को खरीद सकता है, उपभोग कर सकता है। तो ऐसे में संसाधनों का समान रूप से बंटवारा हो जाएगा। दोस्तों, जो दूसरा सिद्धांत है नीति निर्देशक तत्व में, वो है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत में आप देख रहे होंगे, हेडिंग से ही पता चल रहा है कि गांधी जी के विचारों को इसमें देखने को मिलता है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसे सिद्धांतों को भी शामिल किया जो गांधी जी के बहुत ज़्यादा प्रिय थे। वो कौन कौन से सिद्धांत थे, कौन कौन से विचार थे उनके, वो हम देखेंगे। तो गांधी जी ने ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध में इन सिद्धांतों को अपनाया था तथा इसका समर्थन किया था इन सिद्धांतों को। चलो देखते क्या है ये। तो गांधी जी ने कह दिया कि देश में सरकारों को नशीली पदार्थों और मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाया जाना चाहिए, कोशिश किया जाना चाहिए कि रोक लग जाए। दूसरा पॉइंट है कि राज्य में जो दुधारू पशु है, देश में जो दुधारू पशु है यानी गाय भैंस दूध देने वाली पशु, तो ऐसे में ऐसे पशुओं की रक्षा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि राज्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए ताकि उनका शिक्षा की और आर्थिक स्थिति दोनों ही सुधर जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य देश में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए ताकि मतलब देश के ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार का सृजन हो सके और बेरोजगारी दूर हो सके। नेक्स्ट है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की व्यवस्था करे और उन्हें स्वतंत्रता और अधिकार दिया जाना चाहिए, इतना कि वो अपनी मर्जी से देश के हित के लिए, राज्य के हित के लिए कार्य कर सके, समाज के हित के लिए कार्य कर सके और सुचारू रूप से पंचायती व्यवस्था को संभाल सके। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है और सिद्धांत कह लो, तीसरा सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। और जाहिर सी बात है, ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत केंद्रीय सरकार को स्पेशली निर्देश देता है। ठीक है, इसमें कहता है कि सरकार को, राज्य सरकार को यानी देश केंद्रीय सरकार को विश्व शांति और सुरक्षा में वृद्धि के लिए सहायक होना चाहिए, सहायता देना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए उसमें। तो इसलिए भारत को जब भी शांति सेना भेजने की जरूरत महसूस होता है यूएनओ में ताकि विश्व में शांति की स्थापना हो सके, तो इस बात से कभी भी नहीं चूकता है। वो विश्व में शांति स्थापना के लिए कई बार शांति सेना भेज चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाए रखे। ये भारत से बेहतर कौन कर सकता है। भारत सदैव ही कोशिश करता रहता है कि अपने भारत के पड़ोसी जो देश हैं और विश्व के अन्य जो देश हैं उनके साथ न्याय संगत और मधुर संबंध स्थापित कर सके। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को बातचीत से सुलझाना। भारत हमेशा ही कोशिश करता रहा है कि कोई भी झगड़ा हो, विवाद हो, उनको बातचीत से सुलझाए। जैसे कि 1962 में भी कई बार नेहरू जी वहाँ पे भ्रमण करते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हैं, लेकिन फिर भी चीन आक्रमण कर देता है। भारत सदैव पहले कोशिश करता है कि हम झगड़ों को बातचीत से ही सुलझाए। नेक्स्ट, जनता में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति आदर बढ़ाना चाहिए, इसमें निर्देश दिया जा रहा है। अब आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे कई सारे बन चुके हैं पर्यावरण को लेकर, जो देश के, विश्व के सभी देशों पर थोपा गया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानना है। लेकिन उस देश की जनता ही अगर इसको नहीं फॉलो करेगा, पालन नहीं करेगा, तो देश कैसे करेगा। देश पालन जब ही करेगा ना जब देश की जनता करेगा। तो इसलिए देश की जनता को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति जागरूक करना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए उसे पालन करने के लिए, आदर करने के लिए।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।